वो ये है कि पूरे मुल्क में आप जानते हैं कि CAA के नाम पर एक काला कानून हमारे मुल्क के वजीर आजम ने बनाया है। उनकी हुकूमत ने एक ऐसा कानून बनाया है जो हमारे दस्तूर हिंद की फंडामेंटल राइट की मुखालिफत करता है, उसके खिलाफ बनाया। इस ताल्लुक से आप जानते हैं कि मुल्कगीर पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। आप जानते हैं कि तुलबा और तालिबात इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारे वतन अजीज के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, दलित एहतजाज कर रहा है, आदिवासी एहतजाज कर रहा है। हमारे सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाई और बहन भी इस एहतजाज में शामिल है। और एहतजाज करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे मुल्क को हम हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। जो बीजेपी चाहती है कि हमेशा के लिए हिंदुस्तान और भारत के सेकुलरिज्म को खत्म करके रख दिया जाए। बीजेपी ये चाहती है कि इस मुल्क का एक मखसूस मजहब हो और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। इसलिए मुखालिफत करते हैं कि मुल्क को आजादी जब मिली तो उस वक्त हमने जब अपने आप को दस्तूर बनाकर जो मुल्क को दस्तूर दिया, अवाम को जो दस्तूर दिया, उसमें हमने इस बात को कहा कि भारत का इंडिया का कोई मजहब नहीं होगा। भारत और इंडिया का कोई मजहब नहीं होगा, बल्कि भारत तमाम मज़ाहिब को मानेगा। और अगर कोई दहरिया होगा या अंग्रेजी में एथिस्ट बोलते हैं, जो खुदा को भी नहीं मानता, हम उसको भी मानेंगे। ये भारत की इंडिया की खूबसूरती है। इसीलिए आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में अगर एक मुनफरिद मुल्क है जहां पर कई मजहब के मानने वाले रहते हैं, जहां पर एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों तहजीबें यहां पर पनपती हैं और जिंदा हैं, यहां पर एक जबान नहीं बल्कि हजारों जबानें और बोली बोली जाती है। ये इंडिया है, ये भारत है। मगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस खूबसूरती को खत्म करना चाहती है। इस खूबसूरती को खत्म करके इसको बदनुमा करना चाहती है। इसीलिए एहतजाज हो रहा है। लोग बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जाता है, खास तौर से वजीर आजम ये कहते हैं कि CAA का जो कानून है वो शहरियत देता है, लेता नहीं। बार बार बीजेपी की तरफ से बात होती है। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं, यह कानून शहरियत देता भी है और शहरियत लेता भी है। वो कैसे? आसाम में क्या हुआ आप देख लो। आसाम में सुप्रीम कोर्ट के मातहत वहां पर NRC हुई और NRC जब मुकम्मल हुई तो 19 लाख अवाम के नाम NRC में ही आए, जिसमें से सिर्फ 5 लाख मुसलमान थे। बाकी बतलाया जाता है कि 5,40,000 हमारे हिंदू भाई बहन हैं जो बंगाली जबान बोलते हैं, उसमें बाद हमारे गुरखा भाई बहन हैं और मुख्तलिफ किस्म अक़वाम के लोग हैं। अब आसाम में यह हो रहा है कि आसाम का जो बीजेपी का सबसे बड़ा लीडर, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट का जिम्मेदार है, जिसका नाम हेमंत बिस्व शर्मा है, वो बीजेपी का आसाम का फाइनेंस मिनिस्टर है। वो ये कहता है कि हमारी मोदी सरकार ने CAA कानून बनाया है और उसके तहत बीजेपी आसाम में 5,40,000 जो बंगाली जबान बोलने वाले हिंदू हैं, उनको भारत की शहरियत या सिटीजनशिप दी जाएगी। वो ये नहीं कहते कि जो 5 लाख मुसलमान जो बंगाली जबान बोलते हैं उनको भी सिटीजनशिप मिलेगी। वो ये कहते हैं कि सिर्फ 5,40,000 बंगाली हिंदू, उनको सिटीजनशिप मिलेगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक को सिटीजनशिप दे रहे हैं और दूसरों से छीन रहे हैं।
ये खुद नाइंसाफी है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये हमारे दस्तूर हिंद की दफा 14 की खुली खिलाफ वर्जी है जो मसावात का बात मुतालबा करता है। यानी मुसलमान है तो आसाम के मुसलमानों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी और जो बंगाली जबान बोलने वाले हिंदू हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगी। यानी वो मुसलमान भी बंगाली जबान बोलता और हमारा हिंदू भाई भी बंगाली जबान बोलता। यहां पर मजहब के नाम पर आसाम में सिटीजनशिप दी जाएगी और मजहब के नाम पर नहीं दी जाएगी। यह इनका पहला झूठ है। जो वजीर आजम कहती है ना कि नहीं ये सिटीजनशिप देता है, लेता नहीं है। यहां पर दे रहे उनको जो मुसलमान नहीं है और छीन रहे उनसे जो हिंदू, ईसाई, पारसी, सिख नहीं है और बौद्ध मजहब से उनका ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात जो बार बार बीजेपी बोलती है कि एनआरसी नहीं आएगा। रामलीला मैदान में वजीर आजम तकरीर करते हुए कहे कि नहीं नहीं एनआरसी कहां आएगा। मैं 130 को आवाम को कह रहा हूं, जो लोग एनआरसी की बात कर रहे हैं झूठ कह रहे हैं। मैं वजीर आजम के इस बात को भी आपको बता रहा हूं कि उन्होंने वो जानते हैं कि सच नहीं कह रहे हैं। एनपीआर और एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। लोकसभा में जब मैंने तकरीर किया और इस काले कानून के खिलाफ दस्तूरी दलाइल दिए, दुनिया के उन तमाम ममालिक का कवानीन बताया और मैंने इसको काला कानून कहकर मैंने इस बिल को फाड़ा और यह कहा कि इसका ताल्लुक एनआरसी से है, तो वजीर दाखिला जनाब शाह ने जवाब में कहा कि ओवैसी जी इसका एनआरसी अब मुल्क में आएगा। आपको मैं बता रहा हूं एनआरसी आएगा। आप जाकर देखो यूट्यूब पर जनाब शाह का मेरा नाम लेकर कह रहे हैं कि एनआरसी आएगा। अब ये दूसरा इनकी झूठ। तीसरी कि पार्लियामेंट में ऐसे कई सवालात के जवाब में हुकूमत ने कहा कि एनपीआर के बाद एनआरसी होगा। चौथी झूठ उनकी होम मिनिस्ट्री के किताब में, उनकी सालाना रिपोर्ट में एक चैप्टर नंबर 5 या 6 है, उसमें लिखा गया, क्या लिखा गया कि एनआरसी के बाद एनपीआर। इनकी 7वीं झूठ 2003 के रूल्स बनाए गए जो एनपीआर और एनआरसी की बात करता है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 में साफ और वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि एनपीआर के बाद एनआरसी होगा। तो मालूम हुआ कि बीजेपी की तरफ से भारत की आवाम को, जनता को ये लोग डिलिबरेटली जानते हुए झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई जो मैंने आपके सामने बयान किया वो सच्चाई है। और क्या है ये एनपीआर क्या है? मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ हकीकत को बयान कर रहा हूं। अगर मैं आपको दिलासा देकर चला जाऊंगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये उस तरह की बात नहीं है। ये हमारी वजूद का मामला है, ये हमारे वजूद का मामला है, ये हमारे मुल्क में जिंदा रहने का मामला है, ये हमारे मुल्क में हमारी शहरियत का मामला है। इसीलिए मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि अप्रैल 2020 में यानी आने वाले 3 महीने के अंदर मरकजी हुकूमत ने गजीट नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि एनपीआर होगा। एनपीआर क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से लोग शाहीन नगर में आएंगे, जलपल्ली बल्दिया में आएंगे, आके घर पे पूछेंगे कि अहमद सादी जरा ये तो बताओ कि आपके वालिद और वालिदा, इनकी पैदाइश की तारीख क्या है और कहां पैदा हुए, नंबर 1। दूसरा पूछेंगे अहमद सादी तुम्हारे पास आधार कार्ड है, लाके दो, ड्राइविंग लाइसेंस है, लाके दो, तुम्हारे पास पासपोर्ट है, दे दो, तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड है, बताओ,
तुम्हारा सेल फोन है, नंबर दो। ये सवालात 10 साल पहले जब एनपीआर हुआ था तो नहीं पूछे गए। और एक सवाल उसमें होगा कि अहमद सादी तुम्हारी मादरी जबान क्या है? उर्दू। तो वो पूछेंगे दखनी उर्दू या आंध्रा की उर्दू। अगर वो अरबी बोलेंगे तो बोलेंगे यमन की अरबी या फिर सऊदिया की अरबी या मस्कत की अरबी या फिर वो यूएई की अरबी। ये सवालात हंसने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन तैयार हो चुका है। ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जब मेरे को मालूम हो जाएगा, जब मुझे पता चल जाएगा कि ये तमाम डेटा मेरे सामने आ गया, अब ये जमा कर लिए, जमा करके उन्हें बल्दिया ऑफिस जाता जलपल्ली का, वहां पर एक सेक्शन ऑफिसर अहमद सादी का नाम देखते कि बोलेगा अरे इन्हें तो पहलवान टाइप है, इसको डाउटफुल सिटीजन लिख दो, उसको डाउटफुल सिटीजन यानी मशकूक लिख दो। मशकूक। अच्छा, मैं पूरा छान मारा, वकीलों को बिठाकर पूछा भाई जरा आप बताइए कि किसी को डाउटफुल सिटीजन अगर लिखेंगे, किस बुनियाद पर लिखेंगे कि अहमद सादी डाउटफुल सिटीजन है? कुछ तो होना ना भाई, ये नहीं है वो नहीं, उसकी मर्जी। अगर उन्हें अपनी बीवी से लड़के आया, सुबह में गुस्से में था, तो बीवी का गुस्सा अहमद सादी पे निकालेगा। अगर वो मोहतरमा है, अपने सास से लड़के आए, तो सास का गुस्सा हम पे निकालेंगे। कोई रूप समझ में नहीं है उसमें, जिसको चाहे लिख सकते। उसके बाद अहमद सादी को पूछेंगे लाओ डॉक्यूमेंट। अब अहमद सादी से पूछेंगे बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। मैं आपको बता रहा हूं, इस जलसे के जरिए मेरी आवाज हिंदुस्तान के, भारत के उन तमाम गरीबों तक पहुंच रही, तो सुनो बर्थ सर्टिफिकेट का मामला क्या है। यही मोदी की हुकूमत 2015 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में यह खुद कह रहे, मोदी साहब कह रहे हैं कि भारत में जो हमारी जुमला आबादी 130 करोड़ की, उसमें से 28% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। 28% लोगों के पास। और फिर वही डॉक्यूमेंट ये कह रहा है उसमें से 40% मुसलमानों के पास, दलितों के पास, हमारे गरीब हिंदू भाई जो उनके पास नहीं है। 17.5 करोड़ मुसलमानों की आबादी कितनी है? 17.5 करोड़। अब उसका 40% अगर आप निकाल दिए, यानी करीब 6.5-7 करोड़ के करीब मुसलमानों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। और बर्थ सर्टिफिकेट का कानून क्या है? अगर कोई पैदा हुआ तो 1 साल के अंदर उसको जाकर उस बच्चे या बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट निकालना पड़ता। 1 साल हो गए, अब अहमद सादी करे नहीं है। अब अहमद सादी को डाउटफुल सिटीजन करार दे दिया उन्हें। अब अहमद सादी दौड़ते जलपल्ली, बल्दिया को या हैदराबाद की, वहां पर वो सेक्शन ऑफिसर नहीं दे सकता। अहमद सादी को आईएएस ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। कहां पर जाना पड़ेगा? आईएएस ऑफिसर के पास। फिर अहमद सादी को जुर्माना देना पड़ेगा। अहमद सादी का है ताकत है, उन्हें जुर्माना दे भी देंगे, मगर होगा क्या? पूरे जो गरीब लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, जहां बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है वहां पर रिश्वतखोरी की दुकान खुल जाएंगी। रिश्वतखोरी की दुकान खुल जाएंगी। पूरे एजेंट लाइन में खड़े हो जाएंगे। हो सकता है कि हमारे पार्टी के भी होंगे। सब क्या बोलेंगे? लाओ 3000 रुपए लाओ, बना के दे दो। अगर एक एक घर में 2-2 सर्टिफिकेट बनाना पड़ा, एक गरीब किसी मजहब का हो, 10,000 सालाना उसके जो भी होंगी आमदनी होगी, या 8,000 होंगी या 6,000 होंगी, अगर वो 4,000 5,000 खाली रिश्वत में चले जा रहे, कहां जिंदगी गुजारेगा? कहां जिंदगी गुजारेगा? और बर्थ सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी कोई यकीन नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या करेंगे? अहमद चलो तुम ला लिए बर्थ सर्टिफिकेट। अहमद सादी का नाम और पूरे जलपल्ली के लोगों का नाम की लिस्ट लगाएंगे और
जलपल्ली के लोगों से बोलेंगे, अगर आपको किसी एक नाम पे एतराज है, ऑब्जेक्शन है, तो आके ऑब्जेक्शन दाखिल करो। एतराज है, ऑब्जेक्शन है, दाखिल करो। कोई भी जाके दिल्ली से आके बोल सकता नहीं अहमद जो है भारत का नहीं है, यमन का है, हजरमौत का है, सलाला अवनवा का है। अब अहमद को परेशानी, अरे उन्हें उसको क्या पड़ी भाई, उन्हें कहीं को आके ऑब्जेक्ट करा, उन्हें ना मेरा ससुरा है ना सास है। भाई जो ऑब्जेक्ट करा कुछ तो ताल्लुक होना ना, लेके ना देके, मगर कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकता। अब शुरू अहमद पे कार्रवाई, लाओ फिर से तुम कौन है। ये सबसे गंदा कानून है। टाटा पोटा तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, और लिस्ट लगेगी, उसमें लिखा हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकता, कोई भी सेक्शन ऑफिसर डाउटफुल सिटीजन लिख सकता। ये कानून का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी की हुकूमत करना चाहती है। मकसद क्या है कि भारत के गरीबों को तकलीफ पहुंचाना। यह मसला मुसलमानों का नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, यह गरीबों का मसला है, दौलतमंदों का नहीं है। दौलतमंद निकाल लेंगे, सब कर लेंगे, हमारे जैसे लोग सब कर लेते, गरीब क्या करेगा। वो गरीब जो दिन दिन भर धूप बरसात सर्दी में मेहनत करता है, उसको ये बोझ उसके ऊपर, यानी इतना बड़ा पहाड़ उस पर डाल दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कि जब ये शुरू होगा अवाम का क्या हाल होगा, अवाम का क्या हाल होगा। मैं आते वक्त मुझे किसी ने एक अखबार की न्यूज आइटम भिजाया जिसमें बंबई मुंबई का एक टैक्सी ड्राइवर इंटरव्यू देते रो रहा है, बोला कि मेरे बाबा तो, मेरे वालिद तो उत्तर प्रदेश में इंतकाल हो गया, मेरी मां का इंतकाल हो गया, मैं बरसों पहले मुंबई को आया है, टैक्सी चलाता हूं, मेरे पास कागज कहां से आएंगे, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये हाल करना चाहते कि मुल्क में रखो इन लोगों को, और ऐसा रखो कि इनसे सिटीजनशिप छीन लो, इनसे सिटीजनशिप छीन लो। जब सिटीजनशिप छीन ली जाएगी तो आपका अकाउंट क्या होगा, आपकी जायदाद क्या होगा। यानी जिस किसी को दुश्मनी है जाके ऑब्जेक्ट कर दो उसके नाम पर। ये कानून में है और याद रखिए ये होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये भारत के गरीबों के खिलाफ है, और भारत में बहुत गरीब हैं, भारत में अनपढ़ लोग बहुत हैं। 30% लोग कभी स्कूल को नहीं गए हमारे देश में, स्कूल लिटरेसी रेट कम है, तालीम याफ्ता लोग कम है, और ये डेटा की बुनियाद पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसीलिए ये इनकी साजिश के खिलाफ हमको मुत्तहिद रहना पड़ेगा, और हमको इस साजिश को रोकना है, इस एनपीआर और एनआरसी को रोकना है। इसीलिए हमने जाकर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से मुलाकात की और उनसे जाकर कहा कि के चंद्रशेखर